हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने ओम का नियम समझा। ओम का नियम जब हमने किया तो हमारे सामने एक नई राशि निकल कर आई जिसके हम कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध जो है कोई भी चालक जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, हर चालक उस विद्युत धारा के लिए थोड़ा सा प्रतिरोध शो करता है, प्रतिरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह थोड़ा सा उसमें से कम हो जाता है। यदि कोई ऐसा चालक है, ये भी हमने समझा था कि यदि कोई ऐसा चालक है जिसका प्रतिरोध बहुत अधिक है तो वो विद्युत का हीन चालक कहा जाता है। और यदि कोई ऐसा चालक है जो कम प्रतिरोध दिखाता है काफ़ी, तो वो विद्युत का अच्छा चालक कहा जाता है। तो जो हमने पढ़ा प्रतिरोध, एक नई राशि हमने पढ़ी। अब हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि क्योंकि देखिए हम घर में क्या करते हैं, सारी बिजली की तारें लगवाते हैं, उसी से ही हमारे घर में लाइट आती है, सारी चीज़ें चलती हैं। चाहे कोई भी उपकरण है विद्युत से चलने वाला, चाहे वो फ्रिज है, चाहे टीवी है, मशीन है, कुछ भी है, वो सभी अगर वो तारें घरों में नहीं लगाई गई तो कोई भी विद्युत उपकरण, तो हमारे घर में बिजली नहीं आएगी, और विद्युत नहीं आएगी, और विद्युत नहीं आएगी तो वो उपकरण काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें जब ये विद्युत की तारें, बिजली की तारें घरों में लगाई जाती हैं तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि इन तारों को कैसा लिया जाए, उनकी लंबाई, मोटाई, या किस पदार्थ की वो तारें बनाई जाएं कि उनका प्रतिरोध बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो, जो भी हम चाहते हैं। और हमारा जो विद्युत धारा है हमारे घर में वो आसानी से उसका प्रवाह होता रहे। तो ये सब अगर हमें नहीं पता होगा तो जो भी विद्युत उपकरण हम घरों में यूज़ करते हैं, चाहे फ्रिज, टीवी, ओवन है, या फिर वॉशिंग मशीन है, किसी भी तरह की मशीन, जो भी उपकरण है उनको हम मशीन भी कह सकते हैं, तो वो हम सही तरह से नहीं बना पाएंगे। जो भी बनाते हैं वो सही तरह से उन्हें नहीं बना पाएंगे अगर उन्हें ये नहीं पता होगा कि विद्युत धारा के प्रवाह को हमें ज़्यादा या कम रखने के लिए किस तरह के पदार्थ को लेना है तारें बनाने के लिए, और उस पदार्थ की लंबाई, मोटाई क्या होनी चाहिए। इसीलिए हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि प्रतिरोध जो है वो किन बातों पर निर्भर करता है। ऐसे कौन से कारक हैं जो प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं, प्रतिरोध को कम या ज़्यादा करते हैं। क्योंकि प्रतिरोध कम होने का मतलब है विद्युत धारा का प्रवाह अधिक होगा, और प्रतिरोध अधिक होने का मतलब है विद्युत धारा का प्रवाह कम होगा। तो उसके लिए हम एक एक क्रियाकलाप लेते हैं। तो मैं ये क्रियाकलाप आपको बता रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझिए। इसके लिए मुझे 4 तारें लेनी हैं। 4 मैं तार लूँगी। इसके लिए सबसे पहले हमें वो लेकर रखनी है। ठीक है, एक तार है, उसकी मोटाई जो है वो इतनी है जैसे मैं दिखा रही हूँ उसमें आपको, और वो 10 सेंटीमीटर की तार है। 10 सेंटीमीटर की ये तार है और ये बनी है नाइक्रोम की। ठीक है, फिर एक तार मैंने ली इतनी ही मोटाई की, लेकिन पदार्थ मैंने उसका दूसरा ले लिया। लंबाई 10 सेंटीमीटर ही है, मोटाई उतनी ही है, दोनों चीज़ बराबर है, लंबाई भी और मोटाई भी। लेकिन मैंने दूसरे पदार्थ की ले ली, मान लो मैंने ले ली तांबे की। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक और तार ली जो कि इतनी ही लंबाई की है, लेकिन उसकी मोटाई कम है, 10 सेंटीमीटर की ही है, नाइक्रोम की बनी हुई है, और उसकी मोटाई कम है। लंबाई बराबर है इन दोनों तारों के, नाइक्रोम की बनी हुई है, मोटाई कम कर दी। एक और जो मैंने तार ली वो मैंने इसकी आधी लंबाई की ले ली, यानी कि 5 सेंटीमीटर की ले ली, मोटाई उतनी ही है और नाइक्रोम की बनी हुई है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये एक विद्युत परिपथ बनाऊँगी जिसमें मुझे लगाना है एक सेल, ताकि विद्युत का प्रवाह हो सके इस तार में से, इस परिपथ में से। एक मैं यहाँ लगाऊंगी एमीटर, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, क्योंकि एमीटर हमें पता है विद्युत धारा का पाठ्यांक बताता है। फिर मैं लगाऊंगी इसमें एक प्लग यानी कि कुंजी, और यहाँ मैं इसको, ये जो 2 पॉइंट हैं इनको ऐसे छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे क्या करना मुझे इनको जोड़ना नहीं है। मैं इनमें एक एक करके ये जो मैंने 4 तारें ली थी
इन तारों को एक एक करके लगाऊंगी और इनको लगाने पर इसकी रीडिंग क्या आती है, एमीटर का पाठ्यांक क्या आता है, वो मुझे नोट करना है। तो पहले मैंने ये वाली तार लगाई जिसका नंबर मैंने लिखा है 1 और एमीटर का पाठ्यांक क्या आया मैंने उसको नोट कर लिया, मान लो वो है I1। I1 क्या है, विद्युत धारा। एमीटर हमें क्या बताएगा, विद्युत धारा। फिर मैंने पहले वाली तार हटाकर, यानी कि अब मैंने कॉपर की 10 सेंटीमीटर लंबी तार लगाई और उसका पाठ्यांक मान लो आ गया I2। फिर मैंने इसको भी हटा दिया। अब मैंने नाइक्रोम की ये तार लगाई जो 10 सेंटीमीटर ही लंबी है लेकिन मोटाई उसकी कम है, इसका पाठ्यांक आ गया I3। और अब लगाई ये फोर्थ वाली तार जो नाइक्रोम की ही है, मोटाई इसकी इसके बराबर है तीसरी तार के लेकिन लंबाई आधी है, और इसका पाठ्यांक मैंने लिखा I4। मतलब यहाँ पर जो भी आएगा एमीटर में वो हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ये नोट करने के बाद आप देखोगे कि जो I1 है वो I2 के बराबर नहीं है। सब कुछ सेम है, इसका लंबाई भी सेम है, मोटाई भी सेम है, लेकिन अलग अलग पदार्थ की बनी हुई हैं दोनों तारें। इसलिए इन दोनों तारों का जो विद्युत धारा का मान है इन तारों को लगाने से वो अलग आएगा। विद्युत धारा का मान अलग आने का मतलब है कि इन दोनों तारों का प्रतिरोध अलग अलग है। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि मैं पहली तार के लिए लिख देती हूँ R1 प्रतिरोध को, दूसरी का प्रतिरोध मैंने लिख दिया R2। ये प्रतिरोध दोनों का अलग है, इसलिए विद्युत धारा का मान भी अलग आया। अब हम बात करते हैं I3 की, जो तार की लंबाई तो बराबर है लेकिन मोटाई हमने क्या कर दी, आधी कर दी इस वाली से। तो जो I3 आएगा, मोटाई बढ़ाने से जो विद्युत धारा है, अगर हम मोटाई बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि I3 का मान, मोटाई कम की है ना हमने, तो अगर मैं कह रही हूँ कि मोटाई बढ़ाने से विद्युत धारा बढ़ जाती है तो हमने तो मोटाई कम कर दी तीसरी तार की, इसलिए विद्युत धारा का मान कम आएगा। और प्रतिरोध जो है वो तो विद्युत धारा से उल्टा होता है। अगर प्रतिरोध ज़्यादा है तो विद्युत धारा कम है, प्रतिरोध कम है तो विद्युत धारा अधिक है। अगर तीसरी तार को लगाने पर विद्युत धारा का मान पहली तार से कम आया है, इसका मतलब है कि जो तीसरी तार है उसका प्रतिरोध पहली तार से अधिक है। ठीक है, मतलब कि तार की मोटाई कम कर देने पर प्रतिरोध बढ़ गया। ठीक है, और फिर मैंने देखा फोर्थ वाली तार, जब मैंने लंबाई आधी कर दी थी तीसरी तार से। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ। I3 और I4 में मैं क्या देखती हूँ कि जब मैंने तार की लंबाई कम कर दी तो विद्युत धारा का मान बढ़ गया। इसका मतलब है कि I4 जो है वो I3 से ज़्यादा है। I3 तार की मोटाई तो बराबर थी लेकिन लंबाई इसकी फोर्थ तार से डबल थी, और फोर्थ तार की लंबाई आधी कर देने पर विद्युत धारा का मान जो है वो बढ़ गया। इसका मतलब है कि R4 कम है R3 से। आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से प्ले करके सुनना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ मैं ये बता रही हूँ कि अगर हम तार का जो पदार्थ है, एक ही पदार्थ की तार ले रहे हैं, हम मोटाई बढ़ा देते हैं तो विद्युत धारा का मान मोटाई बढ़ा देने से विद्युत धारा का मान अधिक आता है, या हम कहें कि मोटाई बढ़ा देने से प्रतिरोध कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होगा तभी तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, और अगर लंबाई हम बढ़ा देते हैं, लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा और विद्युत धारा का मान कम हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 3 चीज़ें जानी प्रतिरोध के बारे में। कौन सी 3 कारक हैं जो कि प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं? पहला कारक हमने देखा कि अगर मैंने प्रकृति बदल दी पदार्थ की, चालक की, अगर मैंने दूसरे पदार्थ का बना हुआ चालक ले लिया तो प्रतिरोध जो है वो चेंज हो गया।
इसका मतलब पहला मैं लिख रही हूँ, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर। किस पदार्थ का चालक बना हुआ है। दूसरा हमने देखा कि चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है, क्योंकि अगर मैंने लंबाई बढ़ा दी तो प्रतिरोध भी बढ़ गया। चालक तार की लंबाई लिखेंगे हम वैसे यहाँ पर। और तीसरा जो है वो है चालक तार की मोटाई। इन तीन कारकों पर किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। और अगर मैं दूसरे और तीसरे पॉइंट की बात करूं तो चालक की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध बढ़ता है, और चालक की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध घटता है। तो अब मैं ये लिख सकती हूँ कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के तो समानुपाती होता है, लेकिन मोटाई के, किसी भी तार की जो मोटाई, तार कैसे होती है? तार आपको पता है कि बेलनाकार होती है। तो जो बेलनाकार वस्तु होती है उसका ये जो क्षेत्रफल होता है, इसको क्या कहते हैं? यही मोटाई होती है और इसी को ही अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। मैथ में आप ये पढ़ते होंगे। जब हम बेलन का, किसी भी बेलनाकार वस्तु का क्षेत्रफल निकालते हैं तो एक तो हम ये जो मुड़ा हुआ ये जो सारा जो ऊपर वाला बीच वाला जो बेलन होता है उसका क्षेत्रफल लेते हैं, और ये दो सिरे हैं ये, इनका क्षेत्रफल लेते हैं। और इन सिरों, ये जो सिरे हैं ये हमें मोटाई बताते हैं उस बेलनाकार वस्तु की, और इसको हम बोलते हैं, इनके क्षेत्रफल को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्योंकि इसको अनुप्रस्थ काट कहते हैं। ठीक है, तो मोटाई यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, उसके समानुपाती है, लेकिन उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमण अनुपाती है। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास आ जाएगा आर समानुपाती है L गुना 1/A। आर समानुपाती है L/A, सीधा लिख सकती हूँ मैं ये। अब मैं ये समानुपाती का निशान हटाना चाहती हूँ तो मैं इक्वल का साइन लाऊंगी, तो मुझे यहाँ पर एक अनुपात का स्थिरांक जोड़ना पड़ेगा, और वो है ये, जिसको बोलते हैं हम रो। इसको बोलते हैं रो। ठीक है, और इंग्लिश में ये होता है ये, और इसे बोलते हैं चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। आप ये साथ साथ नोट कर लो अपनी नोटबुक में। अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप ये नोट कर सको। ये आपकी बुक में भी है, लेकिन बुक में से देख कर करना और साथ साथ करना, देखते देखते वीडियो को। उससे अगर आप साथ साथ देख कर लिखते हो तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, समझ आ जाएगा बिल्कुल। इसलिए आप वीडियो देखते देखते ये सब नोट ज़रूर करें। अगर नहीं किया है तो दोबारा से प्ले करके दोबारा से नोट करो, क्योंकि तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो इसके बाद मेरे पास क्या आ गया? आर समानुपाती है L/A, और मैंने समानुपात का निशान हटाया तो मैंने यहाँ पर एक स्थिरांक लिख दिया जिसको हम कहते हैं रो। ये पी नहीं है, पी आप ऐसे लिखते हो, आपने बस ये क्या करना है, आपने इसको घुमा कर लिख देना है ऐसे, ये इस तरह से, ये यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको घुमा कर लिख दो रो, या फिर थोड़ा सा ऐसे कर दो, ऊपर से स्टार्ट करो चाहे नीचे से स्टार्ट करो। ठीक है, ये है रो, और इसको बोलते हैं चालक की विद्युत प्रतिरोधकता। ठीक है, और ये हर चालक की विद्युत प्रतिरोधकता अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है, ये सारा हमने कर लिया है कि चालक का प्रतिरोध, ये मैंने आपको भी बताया है क्रियाकलाप के द्वारा। चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है, उन्हीं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है 1 या 2 मार्क्स में कि चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, इसलिए आपको ये तीनों पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमने किया
आर समानुपाती है एल बटा ए के, आर समानुपाती है लंबाई के, आर व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, और इनको मिलाकर हमारे पास ये आ गया रो आनुपातिकता स्थिरांक है, जिसे चालक के पदार्थ की विद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हमें इसका मात्रक भी पता होना चाहिए। मात्रक आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप से निकाल सकते हो। आर बराबर रो एल बटा ए, तो मुझे रो का मात्रक निकालना है ना, तो मैं रो को यहाँ अकेला छोड़ देती हूँ, एल बटा ए को इधर ले जाती हूँ, आर गुना ए बटा एल। आर का मात्रक क्या होता है? ओम गुना एरिया, ए क्या है? एरिया है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और एल क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से ये कट गया और ये आ गया ओम मीटर। ये है विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक, ठीक है। और यही दे रखा है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर है। ये किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये भी 1 मार्क में आपका आ सकता है। धातु की प्रतिरोधकता कम होती है। हम जो तारें हमारे घरों में लगती हैं वो कॉपर की लगती हैं, है ना। और कॉपर की तारें क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसमें से विद्युत धारा बहुत अच्छे से प्रवाहित होती है। विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित होने का मतलब है उनकी प्रतिरोधकता कम है, तभी तो हम उनको घर में यूज़ करते हैं। और धातुएं जितनी भी होती हैं, सिर्फ तांबा ही नहीं, जितनी भी धातुएं हैं वो सभी विद्युत की अच्छी चालक हैं। और अच्छी चालक क्यों है? क्योंकि उनकी प्रतिरोधकता कम है। आपने धातुओं के गुणधर्म में ये अच्छे से पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक हैं। और अब हम ये पढ़ चुके हैं कि जो विद्युत का अच्छा चालक है उसकी प्रतिरोधकता कम होती है। ऐसे ही मिश्र धातुओं की भी प्रतिरोधकता कम होती है, लेकिन धातुओं से ज़्यादा होती है। जो मिश्र धातुएं हैं उनकी प्रतिरोधकता वैसे तो कम होती है, लेकिन जिन धातुओं से ये बनी है ना उनसे ज़्यादा होती है, ठीक है। उन धातुओं से ही जैसे कि तांबा और जिंक, इसको मिलाकर बनता है पीतल। और पीतल की जो विद्युत प्रतिरोधकता है वो तांबे और जिंक से ज़्यादा होती है। तांबा और टिन, इनको मिलाकर बनता है कांसा। कांसे की विद्युत प्रतिरोधकता तांबे और टिन से ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे कम होती है। और कितनी होती है इनकी प्रतिरोधकता? 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर के बीच में होती है। मतलब इनके बीच में कितनी भी हो सकती है, ये काफ़ी कम है। 10 की पावर -8, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -6 ओम मीटर। ये विद्युत की अच्छी चालक हैं। लेकिन रबड़ और कांच, हमें पता है रबड़ और कांच तो विद्युत के कुचालक हैं, विद्युत के अच्छे चालक नहीं है, या हम कहें विद्युत के हीन चालक हैं। क्यों है हीन चालक? क्योंकि इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखो कितने दी हुई है इनकी प्रतिरोधकता, 10 की पावर 12 से 10 की पावर 17। ये है माइनस में पावर, जबकि यहाँ पर क्या है? प्लस में। ये आपको याद रखना है, 1 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अगर तापमान में परिवर्तन होता है तो किसी भी पदार्थ का प्रतिरोध भी बदल जाता है और प्रतिरोधकता भी बदल जाती है, दोनों ही बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें सारणी दी हुई है, देखो ये सारणी दी हुई है, इसमें मिश्र धातुएं भी दी हुई हैं। ये मिश्र धातुएं हैं। कॉन्स्टेंटन, ये कॉपर और निकल की मिश्र धातु है, ठीक है। और इसकी ये प्रतिरोधक, इसका ये प्रतिरोध है। अब मैं कॉपर और निकल का देखती हूँ। कॉपर का प्रतिरोध देखो 1.62 गुना 10 की पावर -8, और इसका है 44 गुना 10 की पावर -6, यानी कि इससे कॉपर से ज़्यादा है। और निकल, निकल का 6.84 गुना 10 की पावर -8, तो -8 से -6 तो ज़्यादा होता है ना, ठीक है। और यही मैंने आपको बताया है। निक्रोम है, निक्रोम कॉपर, मैंगनीज और निकल से बनी हुई है, तो निकल और कॉपर से तो ज़्यादा है ही, 1.62, और ये है 6.84। और हम देखते हैं मैंगनीज, मैंगनीज से भी इसकी ज़्यादा है। मैंगनीज की पावर तो सेम है 10 की पावर -6, और इसकी भी 10 की पावर -6 है, ठीक है। लेकिन ये है 1.4 और ये है 100। तो यही दिखाया हुआ है इसमें सारणी में।
सारणी में हम यह देखते हैं कि व्यापक रूप में मिश्र धातु की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुएं यानी कि जिनसे वो बनी है उनसे अधिक होती है। लेकिन मिश्र धातुओं की एक खास बात होती है कि वो अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाए ना तो वो गलती नहीं है जल्दी से, उनका दहन नहीं होता। इसलिए जो हमारे घरों में विद्युत उपकरण होते हैं जैसे कि प्रेस होती है, ठीक है, या टोस्टर है, या ये प्रेस है, टोस्टर है या हीटर है, ये जिन तारों से इनमें जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है ना वो मिश्र धातुएं होती हैं। क्योंकि जितनी गर्म वो हो जाती हैं, ये तो इनका तो काम यही है ना कि गर्म होने के बाद ही होगा। प्रेस क्या है, गर्म होगी तभी तो हम कपड़े इस्त्री कर पाएंगे। टोस्टर है, गर्म होगा तो ही इसके अंदर रखा हुआ जो भी ब्रेड है या कुछ भी है वो पकेगा, ठीक है, सिकेगा वो। तो गर्म होने के बाद ही है इनका काम। तो अगर ये ज़्यादा तापमान पर इनका दहन हो जाता तो ये पिघल जाती और जो जो काम इन्होंने करना है वो ये कर ही ना पाती। लेकिन इनकी ये एक खास बात है, इनका ये एक गुण है मिश्र धातुओं का कि इनका उच्च ताप पर उपचयन या दहन नहीं होता है, इसलिए इनका यूज़ इनको बनाने में किया जाता है। विद्युत बल्ब, ये भी 1 मार्क में आ सकता है आपका। ये क्वेश्चन तो आता है, आपको ये याद रखना है कि मिश्र धातुओं का उपयोग। क्वेश्चन आपका क्या आएगा, देखो मैं इसको अंडरलाइन करके बताती हूँ। क्वेश्चन आपका आएगा कि मिश्र धातुओं का उपयोग विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि बनाने में क्यों किया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर ये होगा कि विद्युत मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट कि मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्रता से दहन नहीं होता है, इसी कारण से इनका ये प्रयोग, इनका इस तरह से उपयोग किया जाता है। एक ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत बल्ब के तंतु के निर्माण में, जो उसके अंदर विद्युत बल्ब को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, अब तो एलईडी या सीएफएल यूज़ करते हैं लोग, लेकिन जो पहले वाले बल्ब होते हैं वो भी ज़रूर कहीं ना कहीं मिलेगा, किसी घर में मिलेगा। उनके अंदर वो एक एलिमेंट लगा हुआ होता है, कोयल सा, स्प्रिंग की तरह से। वो जो है ना तंतु होता है, उसके निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है, जबकि कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाले तारों के निर्माण में किया जाता है। हमने जब आपने जब धातु के बारे में पढ़ा होगा, उसके गुणधर्म में पढ़ा था कि चालकता सबसे ज़्यादा विद्युत की कौन से धातु में होती है, सिल्वर में, चांदी में, और दूसरे नंबर पर होती है कॉपर में। क्योंकि सिल्वर चांदी बहुत महंगी है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है तारे बनाने में। और कॉपर का प्रयोग कि ये इसकी अपेक्षा बहुत सस्ता है। और प्रतिरोधकता में ज़्यादा फर्क नहीं है, आप देखो प्रतिरोध में ये है 1.60, ये है 1.62, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इनको मान को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसके बाद मैं ये 1-2 क्वेश्चन आपको करवाती हूँ। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको क्या है, तरीका आपको उस पर समझ आना चाहिए कि कैसे करना है। ये मैं पहले भी अगर आपको ध्यान हो, हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे तो मैंने आपको तब भी बताया था कि इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है कि जो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना साथ साथ नोट करते जाओ। क्वेश्चन देखकर आंसर जब आपने शुरू करना है साथ साथ नोट कर लो। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, हमने यहाँ पे पढ़ा क्या, प्रतिरोध, तो मैंने साथ साथ लिख लिया। प्रतिरोध को आर से लिखते हैं 1200 ओम, ओम भी लिख सकते हो आप हिंदी में। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा, 220 वोल्ट, यानी कि ये क्या दिया हुआ है, विभवांतर, वी दिया हुआ है ना, तो आप समझ लो कि विभवांतर है 220 वोल्ट, कितनी विद्युत धारा लेगा, हमें क्या निकालना है, आई। आपको ओम का नियम पता है, V बराबर आई गुना आर। आई क्या आ जाएगा, V बटा आर। आपने मान रखना है, V है 220 और R है 1200, और आंसर आ जाएगा 0.18। किस में होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा होती है एम्पियर में, ठीक है। ये आपका यहाँ पर भी सोल्व किया हुआ है, यहाँ सीधा सोल्व कर रखा है। ये मैंने आपको बताया कि आपको एक एक ऐसे लिखना है। अगर आप इस तरह से करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिर्फ यहाँ से देख कर लिख लेना, उससे समझ नहीं आएगा। इस तरह से अगर आप करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद इसी में ही नेक्स्ट पार्ट है, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है, हमें फिर क्या मिला यहाँ से, प्रतिरोध 100 ओम।
तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से विभवांतर दिया हुआ है 220 वोल्ट, कितनी धारा लेगा, यहाँ पर भी हमें आई निकालना है। और हमने अभी देखा आई बराबर क्या होता है, V बटा आर। V हमें दिया है 220, आर दिया है 100, तो ये आ गया 2.2, ये पॉइंट 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2.2 एम्पियर। ठीक है, अब देखो दोनों की विद्युत धारा में अंतर, ये आपको लास्ट में दिया हुआ है कि जो बल्ब है, बल्ब कितनी कम धारा लेता है। 220 वोल्ट आ रही है, घर में तो समान ही आएगी ना वोल्टेज जो पीछे से आती है। ठीक है, बिजली विभाग से 220 वोल्ट 220 वोल्ट दोनों के लिए आ रही है, लेकिन विद्युत धारा बल्ब सिर्फ ले रहा है 0.18 एम्पियर और हीटर ले रहा है 2.2 एम्पियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। जब कोई विद्युत हीटर, वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे साथ साथ नोट करेंगे, उससे क्या होता है कि कोई भी चीज़ रहती नहीं है, सब लिखा जाता है, सब नोट हो जाता है। जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, विद्युत धारा मतलब कि आई 4 एम्पियर, तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। विभवांतर दिया है 60 वोल्ट। उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर को 120 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाए। ये कह रहा है कि जब 60 वोल्ट विभवांतर है ना, तब तो वो विद्युत धारा ले रहा है 4 एम्पियर, लेकिन अगर विभवांतर को मैं 120 वोल्ट कर दूं तो विद्युत धारा कितनी होगी। अब हमें पता है, तीन चीज़ों का हमें पता है, हमें पता है आर, आई और वी, ये तीनों एक सूत्र में होते हैं, वी बराबर आई आर, है ना। अगर इनमें से हमें कम से कम दो चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, तभी हम तीसरे निकाल पाएंगे। अब यहाँ विभवांतर दे रखा है और आई निकालना है, तो उसके लिए आर तो पता होना जरूरी है। आर हम यहाँ से निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वही हीटर है, ये कहा है ना कि जब कोई हीटर, फिर लिखा है कि उस समय विद्युत हीटर, वही हीटर तब कितनी विद्युत धारा लेगा, तो प्रतिरोध तो उस हीटर का हमेशा समान ही रहेगा ना, सेम ही तार का बना हुआ है वो। तो यहाँ से पहले हम आर निकालेंगे, आर बराबर V बटा आई, V है 60 और I है 4, तो हमारे पास प्रतिरोध कितना आ गया, 15 ओम। ठीक है, ये थोड़ा सा मिलना नहीं चाहिए। अब R हमारे पास है 15 ओम, I निकालना है, I हमें पता है होता है V बटा R। ठीक है, तो V है 120 और R है 15, तो ये आ गया हमारे पास 8, क्या निकाल रहे हैं हम, विद्युत धारा 8 एम्पियर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझना है तभी आप कर पाओगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसका सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, हल बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, जबकि बहुत इजी है, आपको बाद में पता चलेगा कि ये तो बहुत इजी था। ठीक है, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्रोत से 4 एम्पियर धारा लेता है, हमें विद्युत धारा दे रखी है, विभवांतर भी दे रखा है, लेकिन फिर ये कह रहा है कि वो हीटर जो है ना, अगर विभवांतर को मैं 120 वोल्ट कर दूं तो कितनी विद्युत धारा लेगा। तो अब मुझे विद्युत धारा निकालने के लिए आर का मान भी चाहिए। आर का मान मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, क्योंकि यहाँ तो मुझे आई और वी दोनों दे रखे हैं ना इन तीन में से, तो तीसरा तो निकाला ही जा सकता है। तो यहाँ से मैंने आर निकाला और यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार का 20 डिग्री सेल्सियस पर, आपने पहले तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान दिया है, और आपने देखा होगी हमने अभी तक इस चैप्टर में कहीं पर भी तापमान का मान कहीं पर भी नहीं दिया हुआ था, ना ही तापमान का कुछ उस पर, तापमान पर जो डिपेंडेंस है, उसकी निर्भरता है, वो भी कहीं नहीं दी हुई थी इस टाइप से। फिर भी हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगी। किसी धातु के 1 मीटर लंबे तार, तार की क्या दी हुई है, लंबाई 1 मीटर का 20 डिग्री सेल्सियस पर विद्युत प्रतिरोध 26 ओम है। आर कितना दिया है, 26 ओम। यदि किसी तार का व्यास, व्यास मतलब डायामीटर, डी से लिखते हैं ना व्यास को,
डायमीटर है 0.3 मिलीमीटर। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर लंबाई मीटर में है, एसआई मात्रक में लेना, लंबाई मीटर में है तो व्यास भी मीटर में होना चाहिए। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे और ये आ गया। इसको मैं 3 गुना 10 की पावर -4 लिख दूँ मीटर। आप सोल्व कर लेना, मैथ में सिंपल है ये, क्योंकि पॉइंट हटा देंगे ना ये वाला तो नीचे एक 10 और आ जाएगा, तो ये हो गया 3 गुना 10 की पावर -4 मीटर। तो इस ताप पर धातु की विद्युत प्रतिरोधकता, ये प्रतिरोध है, मात्रक से भी पता चलेगा आपको, ये विद्युत प्रतिरोधकता हमें निकालनी है, यानी कि हमें निकालना है ये रो, ये निकालना है हमें। अब आप देखो हमारा क्या था फॉर्मूला, R बराबर रो गुना L बटा A। यहाँ से रो निकालो, हमें क्या चाहिए रो निकालने के लिए, R चाहिए, L चाहिए, A चाहिए। L हमें दे रखा है, R हमें दे रखा है, एरिया नहीं दे रखा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए, क्योंकि क्षेत्रफल जो अनुप्रस्थ काट होती है वो कैसी होती है, वृत्ताकार होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना आता होगा अगर त्रिज्या दी हुई है तो यहाँ से मैं विद्युत प्रतिरोधकता निकाल सकती हूँ। अब देखिए, पहले मैं जो हमें ये दिया हुआ है डायामीटर यानी कि व्यास, पहले मैं त्रिज्या निकालूंगी। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो ये 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 आ जाएगा गुना 10 की पावर -4 मीटर। ठीक है, अब मुझे रो निकालना है। रो बराबर R गुना A बटा L। R दिया हुआ है 26, एरिया का फॉर्मूला है πr² और L है 1। ठीक है, तो सीधा सीधा ये हो गया, एक को हम हटा ही देते हैं चाहे, 26 गुना पाई का मान क्या होगा यहाँ पर, पाई का मान होगा 22/7 या 3.14 भी लिख सकते हो आप। आर का मान दिया हुआ है 1.5 गुना 10 की पावर -4, तो इसका स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे जब, तो इसका आंसर, मैं इसको सोल्व नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाया है, आप इसको पूरा सोल्व कर सकते हैं। तो 26 थोड़ा सा कर देती हूँ मैं इसको, 26 गुना 22/7, ठीक है, 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, और 10 की -4 का हो जाएगा 10 की पावर -8। ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे, आपको ये सारा कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा किस में, ओम मीटर में। विद्युत प्रतिरोधकता है ना, ओम मीटर में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसका आंसर है 1.84 गुना 10 की पावर -6। 10 की पावर -8 था ना वो, तो जब ये सोल्व किया होगा तो इसका आंसर आया होगा 184 गुना 10 की पावर -8। अगर आप इसको सोल्व ऐसे भी लिख सकते हो आंसर, या फिर 1.84 गुना 10 की पावर -6 भी लिख सकते हो, ओम मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ के किसी L लंबाई तथा A मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। L लंबाई है, A मोटाई है और प्रतिरोध है 4 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का, यानी कि इसी पदार्थ, तो प्रतिरोधकता भी वही रहेगी। ठीक है, प्रतिरोधकता ये है, किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध हमें निकालना है। यदि लंबाई 1/2 L/2, यहाँ पर लंबाई है L और यहाँ पर लंबाई हो गई L/2 और मोटाई हो गई, पहले क्या थी मोटाई तार की, A, और अब मोटाई हो गई 2A। तो हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो पहले हम यहाँ से प्रतिरोधकता निकाल लेते हैं। प्रतिरोधकता क्या होती है, R गुना A/L। ठीक है, R दिया हुआ है 4, मोटाई A है और ये है L, तो हमारे पास आ गया 4A/L। ठीक है, ये आ गई प्रतिरोधकता।
अब दूसरे केस में यहाँ पर हम प्रतिरोधकता देखते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता तो दोनों में समान होगी ना। इसके लिए भी प्रतिरोधकता वही है, प्रतिरोधकता बराबर आर। आर तो हमें निकालना है यहाँ पर। ये हमारा पहला केस था। ये हमारा दूसरा केस है जहाँ पर हमने आर निकालना है। यहाँ आर दिया हुआ था, यहाँ हमें आर निकालना है। और मोटाई दी हुई है 2a और लंबाई दी हुई है l/2। तो ये l जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा। रो बराबर आर गुना 2 को मैं आगे ले आती हूँ, या यहीं पर ही रहने देते हैं हम। 2a, ये 2 ऊपर चला जाएगा बटा l। तो ये आ गया हमारे पास 4RA/L। ये किसके बराबर है? रो के। इसके बराबर है ना, तो इसको हम इसके बराबर लिख लेते हैं 4A/L। ठीक है, R बराबर 2A। तो हम यहाँ से क्या करती हूँ मैं, इसको यहाँ से मैं क्या करूँगी, R निकालना ना मुझे, R को यहीं छोड़ देते हैं, बाकी सारा उधर ले जाएंगे। इधर क्या है, तो यहाँ पर यहीं पर ही काट सकते हो आप। 4A से 4A कट गया, L से L कट गया, क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। R बराबर आ गया 1 ओम। ठीक है, हमें लंबाई दी हुई है L, मोटाई दी हुई है A, प्रतिरोध दिया हुआ है 4 ओम, और प्रतिरोधकता हमें नहीं दी हुई है। प्रतिरोधकता हम यहाँ से निकाल लेते हैं ये फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, पहला केस हमने ये निकाल ली, प्रतिरोधकता बराबर 4A/L। अब हमें कह रहा है कि इसी पदार्थ का अन्य तार, तभी तो हमने प्रतिरोधकता निकाली है, क्योंकि हमें इसी पदार्थ का तार लिया हुआ है जिसकी प्रतिरोधकता सेम होगी, यही होगी। उसका प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है, जिसकी मोटाई 2A है और लंबाई L/2 है। हमने सारा मान रख दिया और R का मान हमारे पास आ गया 1 ओम। ठीक है, ये तार का नया प्रतिरोध है 1 ओम। तो इस तरह से क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल्स आते होंगे अच्छे से तो आप ये क्वेश्चंस भी कर पाओगे। आपने इनको क्वेश्चंस को, इसमें वैसे कोई क्वेश्चंस नहीं है, वही सब आंसर्स हैं जो मैं करवा चुकी हूँ। चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ये भी 3 कारक मैंने आपको बताए हैं। समान पदार्थ के 2 तारों में से यदि एक पतला है दूसरा मोटा है तो इनमें से किस में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो हमने पढ़ा कि जिसकी मोटाई ज़्यादा होती है उसका प्रतिरोध कम होता है, तो जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, यानी कि मोटे तार में से। ठीक है, आपने बता देना है, क्योंकि प्रतिरोध इसका कम होगा इसीलिए विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। फिर इसके बाद है कि विद्युत अवयव के 2 सिरों के बीच विभवांतर को उसके पहले के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया, विभवांतर आधा कर दिया, तो भी प्रतिरोध उतना ही रहता है। तो उस अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा। R तो उतना ही है, लेकिन विभवांतर आधा कर दिया, तो हमें पता है कि I बराबर क्या होता है, V/R। लेकिन दूसरी बार हमने क्या कर दिया, तब तो ये था I, दूसरी बार हमने क्या कर दिया, विभवांतर को 2 से भाग कर दिया और R उतना ही है, तो ये किसके बराबर है, I के। तो हमारा ये कितना आ गया, I का मान I/2, तो विद्युत धारा हमारी आधी हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया कि आता है पेपर में। विद्युत टोस्टर विद्युत स्थितियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि इनका गलनांक उच्च होता है, यानी कि ये उच्च ताप पर इनका दहन नहीं होता और इनकी विद्युत प्रतिरोधकता इनके अवयवी धातुओं से अधिक होती है। अब ये आपने जो तालिका दी हुई है, सारणी दी हुई है, जिसमें कि विद्युत प्रतिरोधकता के मान दिए हुए हैं, सिर्फ विद्युत प्रतिरोधकता देखकर ही आपने बताना है इन क्वेश्चंस के आंसर्स को। सबसे अच्छा चालक अगर आप देखोगे जिसका प्रतिरोधक सबसे कम है, और वो था सिल्वर, चांदी, तो ये चांदी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप कर लेना, और अगर फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरे से पूछ सकते हो।